आज हम गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और इसका प्रूफ करेंगे। मतलब इसका प्रूफ बताते हैं। ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों मिला करके 5 नंबर में पूछता है। तो स्टेटमेंट एक दिन हम चर्चा कर चुके हैं। गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट, हिंदी में इसको गॉस का प्रमेय कहते हैं। गॉस का प्रमेय। अच्छा, गॉस का प्रमेय आता क्या? गॉस का प्रमेय है क्या? ये कुछ नहीं, किसी भी बंद क्षेत्र से निकलने वाला कुल विद्युत बल रेखा की संख्या, अर्थात उसी को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बंद क्षेत्र है, बंद क्षेत्र से जो निकलने वाला कुल विद्युत बल रेखा की संख्या है, उसी को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तो इसी विद्युतीय फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बताता है। ये कहता है किसी आवेशित बंद क्षेत्र से संबद्ध विद्युतीय फ्लक्स, आवेशित बंद क्षेत्र से संबद्ध विद्युतीय फ्लक्स, इस बंद क्षेत्र से परिबद्ध आवेश का, मतलब इसमें अगर मान लो आवेश Q हो तो उसका 1/ε0 गुना होता है। एयर के लिए 1/ε0 गुना हो जाएगा। अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो ये 1/ε गुना हो जाएगा। 1/ε गुना हो जाएगा कब? जबकि कोई दूसरा माध्यम होगा तब विद्युतीय फ्लक्स। यानी किसी बंद आवेशित क्षेत्र से संबद्ध कुल विद्युतीय फ्लक्स या बंद आवेशित क्षेत्र से गुजरने वाला कुल विद्युत बल रेखा की संख्या, तो कुल विद्युत बल रेखा की संख्या ही विद्युतीय फ्लक्स करता है। इस बंद क्षेत्र से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये स्टेटमेंट था, जिनको लिखना होगा लिख लेंगे। तो इसी को अगर अंग्रेजी में अगर हम देखें तो ये क्या कहता है, गॉसेज थ्योरम। देखो ये गॉसेज थ्योरम, ये गॉस का प्रमेय है। तो यहाँ भी ये याद रखेंगे, ये कुछ नहीं, किसी भी क्लोज्ड चार्ज लूप है तो क्लोज्ड लूप से लिंक्ड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चर्चा करता है। ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता, तो उस क्लोज्ड चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इसका स्टेटमेंट क्या? तो गॉसेज थ्योरम का जब स्टेटमेंट देखेंगे तो लिखता है, इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द चार्ज्ड क्लोज लूप कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज्ड क्लोज लूप से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the charged closed loop is equal to 1/ε0 times of the charge enclosed by the closed loop। यानी उस क्लोज लूप का जो चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स होगा क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोजेड बाय द क्लोज लूप। ये स्टेटमेंट था। तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसका प्रमाण हम देखते हैं। इसका प्रमाण कहाँ से आएगा? देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक क्लोज लूप है। इस क्लोज लूप का जो चार्ज है ये Q, इस Q चार्ज को के कारण अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम देखना चाहें कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना क्रॉस किया है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप कितना होगा, इसी को हमको निकालना है। तो देखिए, इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो स्टैंडर्ड मेथड होता है जो कि हम लोग CBSE के लिए प्रूफ करते हैं। एक इसका आसान मेथड है जो कि हम लोग बिहार बोर्ड के लिए प्रूफ कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड मेथड जो है इसका वही उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इस तरीके से निकला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये E वेक्टर हुआ, और यहाँ का जो एरिया वेक्टर है
ये देखो एरिया, तो एरिया का अपना कोई डायरेक्शन होता नहीं, तो एरिया का तो नॉर्मल का डायरेक्शन होता। तो यहाँ जो नॉर्मल का जो डायरेक्शन है ये एन कैप, यही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट का एरिया लेते हैं जो डी ए एरिया। तो ये डी ए क्या, एरिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, यानी छोटे से अंश का, यानी स्वल्पांश का क्षेत्रफल सदिश है। तो स्वल्पांश का क्षेत्रफल सदिश क्या, तो ये जो अभिलंब का दिशा है, ये जो नॉर्मल का डायरेक्शन है, यही स्वल्पांश का दिशा होता। तो चलिए ये ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग थीटा या ओम ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओम। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, वी नो डैट अगर करेंगे, वी नो डैट, तो हम लोग यानी हम जानते हैं। देखो हम किए क्या, तो कोई नहीं, कोई एक क्लोज लूप था, इस तरीके का इरेगुलर शेप एंड साइज का एक लूप है। इस पूरे क्लोज लूप में जो चार्ज है ये Q, और ये क्लोज लूप का चार्ज Q है। तो इससे लिंक्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम अगर हम देखना चाहें, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से डिनोट करते हैं, तो यही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, ये फाई। तो ये डी फाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा देखो, यही थीटा किसके बीच का एंगल है, तो थीटा जो यहाँ एंगल है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हम थीटा इंडिकेट कर लेते हैं। इस पोजीशन पे एंगल थीटा सकता, कई बार ये थीटा का वैल्यू 0 भी हो जाता, कई बार इसका वैल्यू कुछ और भी आएगा। तो ये फ्लक्स लिंक्ड विद द स्मॉल एलिमेंट है, चूँकि टोटल फ्लक्स फाई होगा, लेकिन हम सिर्फ स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया डी ए वेक्टर है, इस डी ए वेक्टर का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो ये डी फाई आएगा। ऐसे हम लोग पढ़ते थे फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो ये टोटल एरिया रहता तब टोटल फ्लक्स आता। तो स्मॉल एलिमेंट का एरिया लिए तो यहाँ स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स आएगा, यानी एक छोटे से क्षेत्र, यानी स्वल्पांश का अगर क्षेत्रफल लिए तो यहाँ फ्लक्स भी स्वल्पांश, यानी छोटे से अंश का छोटा सा जो पार्ट है। इसमें इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना रहा होगा, तो देखेंगे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम स्मॉल r कंसीडर कर लेते हैं। मानते हैं कि इस पॉइंट चार्ज Q और इस स्मॉल एलिमेंट का जो बीच का डिस्टेंस है ये r है, तो ये r होगा। तो इस पॉइंट पे यूनिट चार्ज रखो और यूनिट चार्ज पे जो फोर्स होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा कितना, तो E इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 1, तो Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। हम बता दें किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखो और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा होगा वही क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट होगा। आज कोई बोलेगा सर इस पूरे स्फेयर का चार्ज था, यानी पूरे क्लोज लूप का चार्ज था, लेकिन आप इस पॉइंट पे क्यों माने, पॉइंट चार्ज इसको क्यों माने, चूँकि टोटल बॉडी का चार्ज है, हम मानते हैं किसी एक पॉइंट पे कंसनट्रेटेड है, तो इसी कंसनट्रेटेड चार्ज को हम पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव किए, जो Q इंटू 1 Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर हुआ। तो इसी को अच्छा एक बार और अगर हम लिख लें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये DA कॉस थीटा। अच्छा इसी को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं। आप कहेगा इंटीग्रेट आप क्यों करते हो, यानी दोनों ओर समाकलित क्यों कर रहे हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यानी दोनों ओर समाकलित करने पर, हिंदी में लिखेंगे तो दोनों ओर समाकलित करने पर, समाकलित करने पर। देखो
इंटीग्रेशन तो हम करते ही हैं, साथ में हम लोग लिमिट भी का भी चर्चा करेंगे। हालांकि यहाँ लिमिट ज़रूरी नहीं पड़ेगा, चूँकि ये क्लोज लूप हम बना देंगे तो टोटल लिमिट का इसमें कोई खास ज़रूरी नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो ये जो स्मॉल एलिमेंट, अच्छा इंटीग्रेट कर क्यों रहे हैं, चूँकि ये स्मॉल एलिमेंट एरिया का जो ये स्मॉल एलिमेंट का एरिया का ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेकिन हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल क्लोज लूप का निकालना था। तो ऐसा एलिमेंट्री एरिया, ऐसा स्वल्पांश ढेर सारा होगा, तो सारे एलिमेंट्री एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जोड़ेंगे तो इसी के इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे स्मॉल एलिमेंट का एरिया था, ऐसा स्मॉल एलिमेंट ढेर सारा होगा चारों तरफ, तो सारे एलिमेंट्री एरिया को ऐड करेंगे, तो इसीलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन हम पहले भी बात किए थे कि ये एक हाई प्रोफाइल तरीके का क्या जोड़, ये Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये DA कॉस थीटा। देखो एक बात, ये जो स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स फाई है d5 सारे d5 को, सारे एलिमेंट्री फ्लक्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो d5 का इंटीग्रेशन सीधा फाई होगा। इसमें क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर निकाल लो। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट टर्म था, इसको हमने बाहर निकाल दिया। देखो ये DA कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। देखो ये स्मॉल एलिमेंट का एरिया है और यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस को कहेगा सर निकाल क्यों नहीं लिए बाहर इंटीग्रेशन से, देखो ये डिस्टेंस अलग अलग पोजीशन पे जाएगा ना, तो ये डिस्टेंस यहाँ चेंज करेगा, इसीलिए हम निकाले नहीं। अदरवाइज जैसे स्फेयर होता तो स्फेयर में डिस्टेंस फिक्स होता चारों तरफ का, ये फिक्स डिस्टेंस होता, जैसे ये कांस्टेंट टर्म होता तो इसको इंटीग्रेशन से क्या करते हम लोग बाहर निकालने का काम करते। अब देखो इस एलिमेंट्री एरिया के द्वारा इस सेंटर पे कुछ न कुछ एंगल बना रहा होगा। इस एलिमेंट्री एरिया के द्वारा यानी स्मॉल एलिमेंट के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा ये 3 डायमेंशनल एंगल होगा, और उस 3 डायमेंशनल एंगल का जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं, जो डी ओम से हम डिनोट कर रहे हैं। ये कितना रहा होगा, तो DA कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखो ये स्मॉल एलिमेंट के द्वारा, एलिमेंट्री एरिया के द्वारा जो इस सेंटर पे एंगल बनेगा ये एक्चुअल में 3 डायमेंशनल एंगल रहा होगा। जैसे आप लोग कुल्फ़ी खाते होंगे, कुल्फ़ी वाला आइसक्रीम, तो उसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाता है, देखो ये इस तरीके का एक सर्कुलर एरिया होता है, इस सर्कुलर एरिया के द्वारा जो यहाँ सेंटर पे एंगल बनता है ये एक्चुअल में 3 डायमेंशनल एंगल है। एक ऐसा एंगल है जो किसी प्लेन में नहीं लाए होगा, अगर प्लेन में रहता तो इसका एंगल रेडियन में हम लोग काम चला लेते, लेकिन ये स्टे रेडियन में उपयोग होगा, जिसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलेंगे। चूँकि ये 3 डायमेंशनल एंगल है तो ये चूँकि ये एरिया, इस पूरे एरिया के द्वारा जो इस मतलब सेंटर पे एंगल बन रहा है इसको हम लोग स्टे रेडियन यानी डी ओम कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे इसको हम लोग डी ओम बोलेंगे, यानी Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा डी ओम। अच्छा ऐसा एरिया डी ओम, ये सॉलिड एंगल डी ओम तो हमने लिया, लेकिन इस पूरे क्लोज लूप के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो टोटल एंगल कितना होगा, तो ये जो होगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओम, ये ओम हो जाएगा। डी ओम का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ओम। और पूरे क्लोज लूप के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना, जैसे गेंद, तो गेंद का पूरा जो सरफेस एरिया होता है उस सरफेस एरिया के द्वारा उसके सेंटर पे जो टोटल एंगल बनाएगा वो एक्चुअल में सॉलिड एंगल होगा, और किसी एक पॉइंट के चारों ओर का जो सॉलिड एंगल होता है ये 4 पाई के बराबर होता है। हम लोग सरफेस एरिया पढ़ते हैं ना, 4 पाई आर स्क्वायर, एक्चुअल में ये सरफेस के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल और टोटल रेडियस का स्क्वायर करते हैं, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर है। तो सॉलिड एंगल का वैल्यू इस मतलब किसी भी क्लोज लूप के द्वारा किसी एक सेंटर पे टोटल एंगल कितना होता है, तो 4 पाई। तो अब देखो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, तो ये 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यही बात तो वो कहता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द चार्ज्ड क्लोज लूप। चार्ज्ड लगा दे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि चार्ज लूप है।
अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज लूप से ही निकलेगा। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द चार्ज क्लोज लूप इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज लूप। इस क्लोज लूप के द्वारा जो चार्ज इनक्लोज कर रहा है उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। मतलब विद्युतीय फ्लक्स उस बंद क्षेत्र से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये मेथड है जो स्टैंडर्ड मेथड है, इसी मेथड को उपयोग करके हम लोग खास करके सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रूफ करेंगे। अदरवाइज बिहार बोर्ड के लिए प्रूफ करना है तो हम लोग दूसरे तरीके से भी प्रूफ करेंगे। ये सॉलिड एंगल का एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसके लिए बस ध्यान दे देना। कुछ नहीं, जैसे मान लो ये टोटल स्फेरिकल कोई बॉडी है, तो स्फेरिकल बॉडी के द्वारा एक छोटा सा स्मॉल पार्ट का एरिया लेना। जैसे फुटबॉल का एक गैप ले लेना, एक गैप। फुटबॉल जो होता है ना, छोटे छोटे सेगमेंट का बना हुआ होता है, देखना उस पर इस टाइप का दाग उग रहता है। ये तो छोटे छोटे सेगमेंट, मान लो एक सेगमेंट के द्वारा जो सेंटर पे 3 डायमेंशनल एंगल बनाएगा ना, एक सेगमेंट के द्वारा जो उसके सेंटर पे 3 डायमेंशनल एंगल बनाता है, उसी को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। ये स्मॉल एलिमेंट का सॉलिड एंगल है, इसलिए इसको डी ओम से डिनोट किए हैं और कुछ नहीं। इसी एलिमेंट्री एरिया के द्वारा जो टोटल एंगल सेंटर पे, ये टोटल एरिया के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वही ओम है, जिसको हम लोग सॉलिड एंगल यानी ये 4 पाई के बराबर होता है, जिसको हम लिखें। तो चलो, इस तरीके का एक प्रूफ है। जिसको ये तरीका अच्छा नहीं लगता वो सिंपल हम लोग दूसरे तरीके से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। तब क्या करेंगे, वहाँ हम लोग ये जो गॉसेज थ्योरम है, गॉस थ्योरम यानी गॉस के प्रमेय के लिए, तब हम लोग सिमेट्रिक स्फीयर लेंगे, सिमेट्रिक लूप लेते हैं। सिमेट्रिक लूप यानी एक सीधा स्फीयर ले लेते हैं। मानते हैं कोई एक स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी है, कोई एक आवेशित गोलीय वस्तु, ठीक है, आवेशित गोलीय वस्तु है। इस पूरे गोले पे जो आवेश होगा वो Q होगा, लेकिन इस पूरे गोले का जो आवेश है किसी न किसी एक सेंटर पे हम लोग मानते हैं, जिसको कि हम पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, रेडियस के डायरेक्शन में निकलेगा। चूँकि स्फेरिकल बॉडी जैसे यानी गोलीय वस्तु से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस त्रिज्या की दिशा में निकलता है। और एरिया जो है, एरिया वेक्टर, ये नॉर्मल के डायरेक्शन में जाता है, तो ये डी ए वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या रहा हुआ, 0। चूँकि देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी परपेंडिकुलरली यानी नॉर्मली जाएगा और रेडियस भी नॉर्मली जाएगा। तो रेडियस के डायरेक्शन में एरिया का डायरेक्शन होगा, चूँकि नॉर्मल का डायरेक्शन भी तो एरिया का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी रेडियस के डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी नॉर्मल के डायरेक्शन में, मतलब एरिया के डायरेक्शन में। तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग मानते हैं कोई एक स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, यानी कोई गोलीय वस्तु है जिसके केंद्र में आवेश क्या है, Q है, और एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लिए जिसका एलिमेंट्री एरिया ये डी ए वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई वेक्टर है। तो हम लोग अगर डी फाई इक्वल टू देखना चाहेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, वी नो डेट, या हम जानते हैं वी नो डेट, या हम जानते हैं करके कर लो। देखो, हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए साथ साथ ही लैंग्वेज लिखते चले जाते हैं। जिसको हिंदी से मतलब नहीं है वो हिंदी पे ध्यान नहीं दें, जिसको अंग्रेज़ी से मतलब नहीं है वो अंग्रेज़ी पे ध्यान नहीं दें, सीधी सी बात। लेकिन दोनों मिक्स करके बता इसलिए देते क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनाना इतना संभव नहीं हो पाएगा अभी। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखो अब इसको इंटीग्रेट क्यों करते हैं, तो वही बात है, हमको तो गॉसेज थ्योरम टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप बताएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्लोज लूप से कितना क्रॉस कर रहा है उसके बारे में बात करेगा। लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट्री एरिया के द्वारा हमने अभी फ्लक्स निकाला था, ऐसा एलिमेंट्री एरिया तो ढेर सारा होगा। सारे एलिमेंट्री एरिया के फ्लक्स को जोड़ेंगे तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप आएगा, यानी दोनों ओर समाकलित करने पर, दोनों ओर समाकलित करने पर। तो करो, तो डी फाई का इंटीग्रेशन और ई डी ए कॉस, देखो एक्चुअल में थीटा 0 है तो कॉस 0 लिख दो, और कॉस 0 का वैल्यू होता है कितना, 1। अच्छा, इसमें एलिमेंट्री एरिया कितना होगा, एक पॉइंट साइज का एरिया होगा जो 0 के लगभग होगा, और टोटल
ऐसा ऐसा एलिमेंट्री एरिया को ऐड करेंगे तो ये टोटल स्फेयर का एरिया आएगा। चूँकि चारों तरफ से जो ये क्लोज लूप है, टोटल स्फेयर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 4πr² होगा। तो समझ लो इंटीग्रेशन में एक एलिमेंट्री एरिया का हम फ्लक्स निकाले और इस सारे एलिमेंट्री एरिया के फ्लक्स को अगर जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स ऑफ द स्फेयर बॉडी आ जाएगा, स्फेरिकल बॉडी आ जाएगा। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई यानी पूरे गोले का विद्युतीय फ्लक्स। ई को बाहर निकाल लो और डी ए कॉस जीरो का तो वैल्यू 1 होता। तो अच्छा देखो ई डी ए कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो गया 1, तो ये 0 से 4πr²। तो फाई ई, अच्छा डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए 0 नीचे लिखते हैं, लोअर लिमिट को नीचे और अपर लिमिट को ऊपर। तो देखो जो इंटीग्रेट होकर आया है डी ए का ए, तो ए की जगह एक बार क्या लिखेंगे, अपर लिमिट तो 4πr² माइनस फिर एक जगह क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट तो 0, तो ई इंटू 4πr² हो गया। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा इक्वेशन 1 मानने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमको यहाँ यही फाई तो निकालना। अब देखो फाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू का ज़रूरत पड़ा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी इसका जो रेडियस है इस पूरे स्फेरिकल बॉडी का, यानी गोलीय वस्तु की जो त्रिज्या है इसको हम आर मान लेते हैं। आर मान चूँकि पहले भी माने हैं देख लो, तब तो 0 से 4πr² किए हैं ये टोटल स्फेरिकल बॉडी का एरिया। तो ये 1/4π पिछले देखो इस पॉइंट मतलब पूरे स्फेरिकल बॉडी का जो चार्ज है हम मानते हैं कि किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट है। तो इस पॉइंट चार्ज और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। तो Q1 की जगह Q और Q2 की जगह 1 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4πr²। तो Q डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r², और ये कितना होगा 4πr²। तो देखो 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो क्या बचेगा Q/एप्सिलॉन नॉट। तो देखो हम लोग इस तरीके से भी गॉसेस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बिहार बोर्ड में हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो यही मेथड उसके लिए सफिशिएंट है क्योंकि इसी मेथड से प्रायः सब लोग यूज करते हैं। हालांकि उस मेथड से भी अगर प्रूफ करोगे तो मार्क्स देना चाहिए, लेकिन वो मेथड बिहार बोर्ड के टीचर जल्दी ज़्यादा उपयोग करते नहीं हैं। तो हम लोग यही मेथड उपयोग करेंगे जिन लोगों को बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देना हो। तो चलो ये गॉसेस थ्योरम का प्रूफ था, लेकिन अगर एक दो और एग्जाम्पल देखना चाहें गॉसेस थ्योरम का, जैसे मान ले कोई एक सिस्टम है यानी कोई एक निकाय है और इसमें मान लो ये +Q चार्ज है और -Q चार्ज है। जैसे मान लो एक डायपोल है, तो डायपोल पे ऑब्वियस है कि जितना नेगेटिव चार्ज होता है एक पॉइंट पे उतने पॉजिटिव चार्ज होता है। बोलेगा टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्लोज लूप बताओ, ये क्लोज लूप के द्वारा टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद कितना होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज लूप, यानी इस क्लोज लूप के अंदर का चार्ज कितना है। तो सीधा लिखेंगे कुल आवेश, यानी क्लोज लूप का जो टोटल आवेश है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट। तो कुल आवेश कितना है 0, तो 0 गुना 1/एप्सिलॉन नॉट यानी फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप क्या हो गया 0 हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल में आप लोग को पता होगा जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतने पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कुल आवेश बताए थे ना गॉस के थ्योरम में कि इसके द्वारा जो फ्लक्स लिंक्ड विद द जो क्लोज लूप होता है, फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप यानी बंद क्षेत्र से जो संबद्ध कुल विद्युत बल रेखा की संख्या है यानी विद्युतीय फ्लक्स कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो कुल आवेश इतना हो गया, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप क्या हो गया 0 हो गया। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई एक क्लोज लूप है, इसमें ढेर सारा चार्ज है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, एक चार्ज -Q4 है। तो बोलेगा बताओ इस क्लोज लूप के द्वारा टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप कितना होगा। तो इसके द्वारा जो टोटल फ्लक्स लिंक्ड होगा, देखो कुल आवेश का, तो कुल आवेश कैसे निकालते किसी वस्तु, तो याद होगा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बताए थे, यानी आवेश का बीजगणितीय योग होता है। किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये Q1 + Q2
प्लस Q3 ये माइनस Q4 का कितना हो जाएगा 1/ε0 गुना। तो मतलब सीधा इसमें ε0 से क्या करोगे डिवाइड कर देना Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 डिवाइडेड बाई ε0। ये टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज लूप हो गया। यही अगर मान लो ε0 सिर्फ एयर या वैक्यूम के लगाते, यही कोई दूसरे मीडियम में होता तो कुछ और होता। जैसे मान लीजिए कोई एक क्लोज लूप है, किसी भी शेप एंड साइज का ये क्लोज लूप हो सकता है। जैसे मान लो कोई 1 कूलम, कोई 2 कूलम और कोई जो है माइनस 2 कूलम, एक मान लो प्लस 3 कूलम और एक मान लो माइनस 2 कूलम चार्ज रख दिया। तो बोलेगा बताओ टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप इस सिस्टम का कितना होगा। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है विद्युतीय फ्लक्स कुल आवेश का। तो कुल आवेश कितना है, तो देखो प्लस 2 कूलम और माइनस 2 कूलम ये कट के 0 हो जाएगा। तो 3 + 1 4 यानी 4 कूलम का कितना हो जाएगा 1/ε0। जितना होगा इतना SI यूनिट लगा देंगे। कितना होगा इतना SI यूनिट फ्लक्स। अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट होता कितना, इतना वोल्ट इंटू मीटर लिख सकते हैं, वोल्ट इंटू मीटर। ε0 का भी वैल्यू आपको पता होता। ये ε0 का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर होता। तो इसका वैल्यू रख देंगे, जितना आएगा उतना वोल्ट मीटर आ जाएगा या उतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कर सकते हो। तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कुछ नहीं। किसी भी क्लोज लूप का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो उसमें जो परिबद्ध आवेश है उसका जो कुल आवेश है उस कुल आवेश का 1/ε0 गुना कर दो, टोटल फ्लक्स लिंक द क्लोज लूप आ जाएगा। इससे रिलेटेड सवाल, छोटा छोटा सवाल बहुत पूछता है, वो खास करके CBSE मेडिकल उस समय में पूछता था, जो कि आज का नीट है। यानी नीट के एग्ज़ाम में भी इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है। जैसे कोई भी क्यूब या क्यूबाइड दे देता है, क्यूब या क्यूबाइड के एक सेंटर पे कोई चार्ज दे देगा, बोलेगा इसके एक फेस के द्वारा फ्लक्स कितना क्रॉस करेगा बताओ, या इसके आमने आइदर फेस यानी आमने सामने के फेस से कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, या टोटल चार जो दीवार है इस क्यूबिक बॉडी का जो टोटल चारों दीवार है, चारों दीवार से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो बताओ। तो डिफरेंट टाइप से कॉन्सेप्ट यूज करके दे देता। या कई बार बोल देगा किसी एक डायगोनल पे या किसी एक कॉर्नर पे जो चार्ज होता है, इस चार्ज के द्वारा टोटल इलेक्ट्रिक मतलब किसी एक ही कॉर्नर पे चार्ज है, उस चार्ज के द्वारा बताओ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा इस पूरे क्यूबिक बॉडी से। तो कुछ नहीं, किसी एक कॉर्नर पे अगर चार्ज है तो वो चार्ज का 1/8 पार्ट ही एग्जिस्ट करेगा इस क्यूबिक बॉडी के इनसाइड। जो कि आप लोग सॉलिड स्टेट अगर पढ़े होंगे तो सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे कि एटम का कितना पार्ट, अगर कोई भी बॉडी को क्यूबिक पार्ट में अगर हम काटते हैं तो एक क्यूब में जो होता है किसी भी एटम का मात्र 1/8 पार्ट ही 1/8 पार्ट ही उस क्यूब के अंदर लाई करता। तो चार्ज का 1/8 टाइम्स आएगा, चूँकि अगर किसी डायगोनल मतलब किसी कॉर्नर पर अगर चार्ज है तो वो पूरा का पूरा एटम का 1/8 भाग ही किसी एक क्यूब में आता है। तो इस टाइप से रिलेटेड सवाल वगैरह पुराने ज़माने में जो मेडिकल का क्वेश्चन बैंक आता था, यानी CBSE मेडिकल करके जो क्वेश्चन बैंक आता होगा उस ज़माने में मैं उसमें देखना कि ढेर सारा सवाल होगा। CBSE बोर्ड भी यानी 11-12 के एग्ज़ाम में पूछता है। CBSE बोर्ड भी 3 टाइप का क्वेश्चन सेट करता है, आउटसाइड दिल्ली और इंडिया के लिए, और उसके बाद एक आउटसाइड इंडिया के लिए, एक आउटसाइड दिल्ली जो कि ऑल इंडिया है, एक दिल्ली के लिए स्पेशल, एक आउटसाइड द इंडिया के लिए। तो यानी फॉरेन में जो CBSE का स्कूल है उसके लिए एग्ज़ाम जो सेट होता, तो लगभग सारे क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का सवाल फ्लक्स से रिलेटेड आता है। CBSE के 12th के एग्ज़ाम में तो आता ही आता है, CBSE मेडिकल में भी आता था, जो कि अभी नीट कह सकते हो कि नीट के एग्ज़ाम में भी इसका सवाल मिलेगा। तो इससे आगे गॉसेस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है, अब इसके एप्लीकेशन से भी बहुत पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे स्फेरिकल बॉडी के इनसाइड
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, या स्फेरिकल बॉडी के आउटसाइड कितना होगा, या स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो स्फेरिकल बॉडी को भी डिफरेंट कैटेगरी में बांट देता है, जैसे होलो चार्ज्ड बॉडी हो, या सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज बॉडी हो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी हो, तो उसके कारण इनसाइड आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह भी पूछता है। तो उन सब के लिए हम चर्चा करेंगे बाद में। जैसे मान लो कोई लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर हो, तो इसके कारण इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। जैसे मान लो कहीं प्लेन सीट है, इस प्लेन सीट पे अगर चार्ज हो तो इसके कारण किसी नियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह कितना होगा। ये प्लेन सीट भी दो तरीके का होता है, एक कंडक्टिंग प्लेन सीट होगा। कंडक्टिंग प्लेन सीट में क्या होता है कि इसके इस साइड भी चार्ज आ जाता है, उस साइड भी चार्ज चला जाता है, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह कैलकुलेट करना है। तो जो कि एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस थ्योरम में आता है। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम को धीरे धीरे हम आगे पढ़ाएंगे, और हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ही हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो आप लोग जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लो, बड़ा काम का चीज़ है ये सब, घर बैठे अभी पढ़ लोगे, बड़ा अच्छा चीज़ है। और हम एक एक करके पूरा बताते रहेंगे, और लॉकडाउन के बाद भी हम सारे चैप्टर का वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे। भले एक एक टॉपिक का ही वीडियो डेली मिल पाता है, चूँकि उतना लंबा वीडियो अपलोड करने में भी परेशानी हो रहा है, तो इसलिए एक एक टॉपिक का ही वीडियो डेली हम अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, हम मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों, वो भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों, ये दो मीडियम वाले निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा।